Einstein law of photochemical equivalence. Stark-Einstein law of photochemical equivalence, इसको हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं also called second law of photochemistry, second law of photochemistry। तो आपने सुना होगा कि हमने आपसे बताया था, हम लोग नॉर्मली फोटोकेमिकल रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग डील करते हैं। जैसे डील करने का मतलब है, जैसे हमने दो तरह से रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था। अगर आप फर्स्ट में देखिए, एक होता है फोटोफिजिकल प्रोसेस, एक फोटोफिजिकल प्रोसेस हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, सुना है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट अगर HNU यानी लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाए, यानी ये एक्टिव हो जाए। ठीक, और एक्टिव होने के बाद ये फिर से री इमिट करे, यानी R फिर से वापस चला जाए और HNU रेडिएशन को इवॉल्व कर दे, HNU रेडिएशन को इवॉल्व कर दे, यानी यहाँ से री इमिट ऑफ रेडिएशन यहाँ से री इमिट कर रहा। तो ऐसा देखिए, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोफिजिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोफिजिकल प्रोसेस कहेंगे। इसमें कोई भी केमिकल चेंज देखिए नहीं हुआ। R HNU एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और R डैश एक्टिव हो गया, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, और फिर ये कहां पहुंच गया, ग्राउंड स्टेट, रेडिएशन को इमिट करके। दूसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं इसमें, फोटोफिजिकल हो गया, फोटोकेमिकल प्रोसेस। अभी ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आप जानिए इसमें चीजें हो क्या रही हैं। तो हमने क्या कहा, R है, ये HNU एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट में है रिएक्टेंट, HNU एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव यानी एक्साइटेड स्टेट, और ये फिर से क्या होगा, यहाँ डिकम्पोजिशन होगा, रिएक्टेंट जो एक्टिव फॉर्म में है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट में, देखिए तो R जो है P में कन्वर्ट हो रहा है। ये फोटो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये फोटोफिजिकल प्रोसेस, फोटोकेमिकल प्रोसेस, और R जो है री एमिट करके रेडिएशन को, अगर वो फिर से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोफिजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट हम लोग फोटोकेमिस्ट्री में करते हैं, इन्हीं दो प्रोसेस का। तो जैसे हमने फर्स्ट लॉ, ग्रोथर्स-ड्रेपर लॉ में हमने बताया था आपको कि जो लाइट एब्जॉर्ब करती है कोई भी रिएक्टेंट या ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं उसमें केमिकल रिएक्शन को ब्रिंग करे। तो तमाम चीजें हमने बताया था, इसको देखिएगा। आइए इसी में देखते हैं इसको। 1905 में आइंस्टीन और 1908 में स्टार्क जी ने इसको प्रपोज किया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भी रिएक्टेंट है, जैसे देखिए एवरी एटम, यहां शर्त है, एवरी एटम आर मॉलिक्यूल that take part in a photochemical reaction, that
takes part in a photochemical reaction that take parts in a photochemical reaction absorb one quantum of radiation, absorbed one quantum of, ये शर्त है भाई, वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, टू विच one quantum of radiation to which the substance is exposed, to which the substance is exposed. यानी आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या कह रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन है, एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात होगी, इन दोनों रिएक्शन को हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक। एब्जॉर्ब वन क्वांटम, ये शर्त हो गई एक प्रकार से, ये इनकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई कि एक फोटॉन एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जरूरी है यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करिएगा, मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, एक फोटॉन है, या कहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिएक्टेंट मान लीजिए आप, ठीक। अब ये क्या करेगा, इस रिएक्टेंट में मान लिया हमने एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल और वन एटम कर लीजिए, और यहां पे हमने दिखा दिया hν रेडिएशन, तो ये क्या होगा, ये आपका जो है एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिव एटम और मॉलिक्यूल हो गया, एक्टिव एटम और मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे जो शर्त है, वो शर्त ये है कि जो ये एटम या मॉलिक्यूल एक्टिव हुआ है, वो या तो फोटो फिजिकल प्रोसेस शो करेगा या फोटो केमिकल प्रोसेस शो करेगा, फोटो फिजिकल प्रोसेस शो करेगा या फोटो केमिकल प्रोसेस शो करेगा, उसी हिसाब से ये लॉज को फॉलो करेगा, उसी हिसाब से ये लॉज को फॉलो करेगा। यानी जो एक्टिव एटम या मॉलिक्यूल है, वो ये प्रोसेस फॉलो करेगा या ये प्रोसेस फॉलो करेगा, उसी हिसाब से हम लोग इस लॉज, इसको जो है इस सिचुएशन में वो लॉ फॉलो करेगा, यानी अप्लाई होगा। अगर हम इसी को मान ले, यहां पे ढेर सारे एटम्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई, मोर देन वन है, तो इस पे फिर से मोनोक्रोमेटिक लाइट, आप मोनोक्रोमेटिक लाइट लाएंगे, स्ट्राइक कराएंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक कराएंगे। तो हमने मान लिया, तो यहां पे जितने भी एटम्स होंगे, देखिएगा ध्यान से, जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब सिर्फ एक, देखिए ध्यान से, एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन। जितने भी रिएक्टेंट हैं जिनको पार्टिसिपेट करना है, उसमें इसमें से वो प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी एक मोल फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये 6 और ये 7, ऐसे अलग अलग जो है ये एक्टिवेट होंगे, ठीक, एक्टिवेट होंगे, और सब के सब एक एक फोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे।
और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिव मॉलिक्यूल या एटम में कन्वर्ट होंगे और फिर उसके बाद वो फोटोफिजिकल या फोटोकेमिकल प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन डिराइव होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को ध्यान दें और माने कि सपोज करिए जो रेडिएशन हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ला रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है। देखिए रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय each reacting atoms or molecule will be energy absorbed each reacting atom or molecules will be equal to 1 quantum that is h nu। ठीक, और यहां h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, तो यहां पे आपने कहा कि जो एक एटम द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वन एटम आर मॉलिक्यूल तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। एक एटम या एक जो है मॉलिक्यूल जो है एक ही क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम इसी को ध्यान दें तो हम ये भी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? E इक्वल टू जो एच न्यू है उसी को अप्लाई करते हैं और उसी को अप्लाई करने पर हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये होता है फार्मूला। तो एनर्जी जो है पर क्वांटम, तो ये क्या हो जाएगा? एस सी बाई लैम्डा, एक फार्मूला तो ये आ गया। न्यू जो है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक, या एब्जॉर्ब लाइट है, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा ईच रिएक्टिंग एटम या मॉलिक्यूल्स, उसकी वैल्यू हम लोग बताए हैं, एक क्वांटम ही एब्जॉर्ब करेगा और h यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वन एटम या मॉलिक्यूल हमने बताया कितना? E इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और न्यू बराबर आपको मालूम है C बाई लैम्डा होता है, तो न्यू बराबर C बाई लैम्डा होता है। अगर इसी वैल्यू को उठा के रख दें तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। ठीक, अब हम ये एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ये चीज है। अगर हम यही चीज एक मोल के लिए ले लें, एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल के लिए ले लें, तो मोल का मतलब क्या हुआ? अवागाड्रो नंबर, ये होता है ना। तो हमारा यही जो है अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू NaSC बाई लैम्डा। यहाँ पे C क्या है? C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, H क्या है? H फ्लाइंग कांस्टेंट है, और आपका लैम्डा जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ है। तो ये वैल्यू हो गई। फिर हमने क्या कहा? यही जो एनर्जी है वो एक मोल फोटॉन की एनर्जी होगी, एक मोल फोटॉन की एनर्जी होगी, क्योंकि एक एटम, ध्यान दीजिएगा, एक एटम एक जो है एच न्यू क्वांटम को एब्जॉर्ब कर रहा है,
तो एक मोल फोटॉन अगर कोई ऑब्जर्व करेगा, एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल, तो जो एनर्जी एक मोल मॉलिक्यूल का होगा वही एनर्जी एक मोल फोटॉन का होगा। और एक मोल फोटॉन की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं भाई। एक मोल फोटॉन की जो एनर्जी होगी उसी को आइंस्टीन कहेंगे, और आइंस्टीन को हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आइंस्टीन को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं इसको, आइंस्टीन की डेफिनेशन। तो आइंस्टीन का मतलब हो गया द एनर्जी पजेस्ड बाय, द एनर्जी पजेस्ड बाय, द एनर्जी पजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फोटॉन, 1 मोल ऑफ photon, energy possessed by 1 mole of photon is called Einstein, is called Einstein। ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। एनर्जी possessed by 1 mole of photon is called Einstein। वैल्यू ऑफ आइंस्टीन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टीन। तो पहला हम लोग लेने चल रहे हैं इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। तो देखिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकली वैल्यू देखेंगे हम लोग कितना आता है। और अगर इसको आप ऑब्जर्व करिए तो एन ए की जगह आप रखेंगे कितना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। एच को अर्ग में रखें, एच को अर्ग में रखेंगे, एच को जो है अर्ग में रखेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। सी जो है 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो put these values in equation। तो क्या आ जाएगा, आप अभी निकाले थे E इक्वल टू NaSc बाई लैम्डा। रखिए 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू C H 6.626 into 10 power -27 into 3 into 10 की पावर 10 अपान लैम्डा, ऐसे रख दीजिए। इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 119.7 इंटू 10 की पावर 6 अपान लैम्डा। ये अर्ग आएगा, अर्ग में, अर्ग पर मोल, अर्ग पर मोल, या इसी को वैल्यू और रखिए तो ये आ जाता है 119,620 अपान लैम्डा किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आ रही है। अगर हम लोग इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो वी नो दैट 4.184 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग, 4.184 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है, इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है।
तो अगर इसी को इक्वेशन को हम लोग देखें तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा 119.7 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 4.184 इंटू 10 की पावर 7 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कैलोरी पर मोल। यही जो वैल्यू है अर्ग में, ये कैलोरी पर मोल में आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी आती है, देखिए ये वैल्यू आती है 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू हो गई भाई, इतनी वैल्यू। बाकी की बातें इसी के आगे कल। थैंक यू।